हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइज हम लेके आ चुके हैं एमसीक्यू सेशन नंबर 6 ऑन इकोनॉमिक्स। अगर अभी तक आपने हमारे फर्स्ट 5 जो एमसीक्यूज के सेशन थे इकोनॉमिक्स के ऊपर उनको नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है गाइज हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। 65 क्वेश्चन अभी तक हम कवर कर चुके हैं गाइज। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन ए फॉरेन कंट्री एट ए प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। तो गाइज यहाँ पर आपको बताना है कि वो प्रैक्टिस जिसमें हम जो गुड्स होते हैं अपनी कंट्री में मान लीजिए अगर 100 का बेच रहे हैं तो फॉरेन में अगर हम उसे 80 का बेचते हैं, यानी कि डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से जो है बिलो पे बेचते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं। डिप्लोमेसी, डिस्क्रिमिनेशन, डंपिंग या फिर डबल प्राइसिंग। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया था गाइस। बताइए कि वो प्रैक्टिस है जिसमें हम गुड्स को डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस से बिलो प्राइस पे जो है फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा डंपिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं या इस प्रैक्टिस को हम कहते हैं डंपिंग। क्लियर है गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 67, एक्सपेंडिचर दैट हैज़ बीन मेड एंड कैन नॉट बी रिकवर इज कॉल्ड। वो खर्चा जो आप कर चुके हो लेकिन वो खर्चा जो है आप रिकवर नहीं कर पाओगे, इस तरह का जो खर्च होता है उसे हम क्या कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, संक कॉस्ट या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट। तो गाइस यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होने वाला है वो है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट वो एक्सपेंडिचर होता है जो आप कर चुके होते हो लेकिन वो खर्च जो है वो आप रिकवर नहीं कर पाते हो, तो वो होती है आपके संक कॉस्ट। क्लियर है गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 68, बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी विदड्रॉन विदाउट नोटिस आर कॉल्ड। वो बैंक डिपॉजिट्स यानी कि वो आपने जो पैसे जमा किए हुए हैं वो पैसे जो आप बिना किसी नोटिस किसी को दिए हुए या बैंक को कोई नोटिस दिए हुए निकाल सकते हो, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, उस बैंक डिपॉजिट्स को हम क्या कहते हैं। अकाउंट पे डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, वेरिएबल डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट्स। तो गाइज होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा कि जो बैंक डिपॉजिट्स हमने करवाए होते हैं बैंक में, तो वो बैंक डिपॉजिट जिन्हें हम बिना किसी नोटिस के विदड्रॉ कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन 4, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट हम उन्हें कहते हैं। चलिए दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इफ़ द टैक्स रेट इंक्रीजेज, अगर टैक्स रेट जो है वो इंक्रीज होता है विद द हायर लेवल ऑफ इनकम, इनकम के बढ़ने के साथ साथ इट शुड बी कॉल्ड। ठीक है, कि इनकम टैक्स जो बढ़ रहा है विद हायर लेवल ऑफ इनकम के साथ इट शुड बी कॉल्ड प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, लमसम टैक्स या फिर रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, इनकम के साथ साथ जो है टैक्स भी जो है वो भी बढ़ रहा है, तो इस तरह के जो टैक्स इंक्रीज होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस तरह के टैक्सेस को क्या कहा जाता है, प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल्स द डिमांड ऑफ कॉफी विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर नन ऑफ दीज। स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बताइएगा इस यहाँ पर। क्लोज सब्स्टिट्यूट की एग्जाम्पल है ये, क्लोज नहीं गाइज, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की एग्जाम्पल है। ठीक है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। बताइए दोस्तों यहाँ पर अगर जो टी है यानी कि चाय है, अगर उसका प्राइस कम हो जाता है तो उसका जो है कॉफ़ी की डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, सेम रहेगी या फिर नन ऑफ दीज। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सभी का ठीक होना चाहिए। अगर चाय का जो दाम है या फिर प्राइस है वो अगर घट जाता है तो जो डिमांड होगी कॉफ़ी की वो भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर काफ़ी सस्ती हो चुकी है तो ज़्यादा लोग प्रेफर करेंगे चाय ख़रीदना, तो जिससे क्या होगा, कॉफ़ी की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। ये दोस्तों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल है, ये आपने इकोनॉमिक्स में डिटेल में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, डिक्रीज। ठीक है, अगर चाय का प्राइस जो है वो अगर गिरता है तो डिमांड जो है कॉफ़ी की वो भी गिरेगी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। सी वाटर, फ्रेश एयर एट्सेट्रा आर रिगार्डेड इन इकोनॉमिक्स एज। सी वाटर हो गया, फ्रेश एयर हो गया, इस तरह की जो कंपोनेंट्स हैं इनको इकोनॉमिक्स में किस तरह से जो है लिया जाता है, एज ए ग्रिफिन गुड्स, फ्री गुड्स, इन्फीरियर गुड्स या फिर नॉर्मल गुड्स। इनको किस तरह जो है डील किया जाता है इनके साथ इकोनॉमिक्स में।
ठीक है, या इनको किस तरह से रिगार्ड किया जाता है इकोनॉमिक्स में। सी वाटर हो गया, फ्रेश एयर हो गया, दोस्तों याद रखिएगा इनको हम बोलते हैं फ्री गुड्स। ठीक है, सी वाटर हो गया, फ्रेश एयर हो गया, ये सब जो है इकोनॉमिक्स में फ्री गुड्स के तौर पे इनको हम रिगार्ड करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। इन्फ्लेशन अकर व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई इज। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी का ये क्वेश्चन जो है ठीक होना चाहिए, इसमें आपकी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इन्फ्लेशन कब होती है दोस्तों? जब एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो ज़्यादा होती है एग्रीगेट डिमांड से, कम होती है एग्रीगेट डिमांड से, इक्वल होती है एग्रीगेट डिमांड के, या फिर नन ऑफ दीज। क्लियर है आपको कि इन्फ्लेशन कब होगी? जब जो सप्लाई है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू द डिमांड, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और जो सप्लाई है उसके कंपैरिजन में काफ़ी कम हो रही है, इसकी वजह से जो है इन्फ्लेशन होती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज लेस देन एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, जब भी सप्लाई डिमांड से कम होगी तो इन्फ्लेशन होगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या हो गया? हम हाउस होल्ड हो गए जैसे, तो हमारा जो भी ऑर्गेनाइजेशंस डाटा कलेक्ट करती हैं वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं? ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है दोस्तों? NSSO फर्स्ट वाले की, CSO सेकंड और ASI थर्ड, ये शॉर्ट फॉर्म्स इनकी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे ही बोल दिया जाता है यहाँ पर, अगर आपको ऑप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाए NSSO तो NSSO हो गया, इस तरह से यहाँ पर आ गया CSO, इस तरह से भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हो सकते हैं, तो याद रखिएगा इनकी शॉर्ट फॉर्म्स भी। तो दोस्तों हमेशा याद रखना है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होते हैं उनके जो डाटा होता है उसको कलेक्ट करता है हमेशा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि NSSO। ठीक है दोस्तों, क्लियर है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द डाटा कलेक्शन फॉर नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय। अब बात आती है कि जो नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कौन करता है? ठीक है, क्लियर दोस्तों कि जो डाटा कलेक्ट होता है नेशनल इनकम की एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में, उसे कौन करता है? उस डाटा को कौन कलेक्ट करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, RBI, NSSO, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों यहाँ पर भी जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा NSSO। ठीक है, नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो भी कौन करता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कि NSSO जो है वही डाटा कलेक्ट करता है नेशनल इनकम एस्टिमेशन के लिए, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए भी जो है NSSO जो है वो डाटा कलेक्ट करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 पे हम मूव करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अनफेवरेबल व्हेन। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कब अनफेवरेबल होगी? बैलेंस ऑफ ट्रेड का क्या मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि कितने इंपोर्ट करते हैं, कितने एक्सपोर्ट्स करते हैं, ये होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, उनकी जो ट्रांजैक्शन तो उनका हिसाब किताब रखना, उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो अनफेवरेबल कब होगी किसी भी कंट्री के लिए? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे, जब इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, या फिर टर्म्स ऑफ ट्रेड बिकम अनफेवरेबल, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों अनफेवरेबल कब होगी किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ ट्रेड? तब जब उसके जो इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स। ठीक है, कि अगर कोई कंट्री जो है इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है वेयर एज एक्सपोर्ट जो है काफ़ी कम कर रही है, तो वहाँ पर जो है बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अनफेवरेबल देखा जाएगा। क्लियर है, और फेवरेबल कब देखा जाएगा? जब कंपनी जो होगी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगी एज कम्पेयर टू द इम्पोर्ट्स, तो वो होगा फेवरेबल। और बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इक्वल कब होगा? तो वो होगा जब जो है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट इक्वल होंगे। क्लियर है गाइस, तो ये तीनों चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है अनफेवरेबल कब होगा? तो अनफेवरेबल होगा ये जब इंपोर्ट ज़्यादा होंगे किसी कंट्री के एज कम्पेयर टू इट्स एक्सपोर्ट्स। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आ गया ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है गाइस, अभी तक होप किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपने हमें कमेंट्स में बता देना गाइस। अगर कमेंट्स में हम डाउट क्लियर कर पाए तो वहीं पे कर देंगे, अदरवाइज हम नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को हम कवर कर देते हैं। तो कमेंट, अगर आपको डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताना आपने। चलिए, द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड। कि एनुअल रिकॉर्ड सभी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस का अदर कंट्रीज़ के साथ हम जो रखते हैं वो किस में रखते हैं? ठीक है, या फिर उस एनुअल रिकॉर्ड को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ मॉनिटरी रिसीव्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों याद रखिएगा,
द एनुअल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंट्री विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हम इसे कहते हैं, जो भी हम एनुअल रिकॉर्ड रखते हैं मॉनिटरी ट्रांजैक्शन का अदर कंट्रीज़ के साथ। ठीक है दोस्तों, याद रखने हर एक क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे ही 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है, उसकी पीडीएफ दे देंगे। फिर नेक्स्ट 100 क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट होगा उसकी पीडीएफ दे देंगे। इस तरह से हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका नाम क्या है गाइस, आप सब जानते हैं, MK क्लासेस। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से ज्वाइन करिए, वहाँ पर हमने ढेरों पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की हुई है अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ सुजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। तो आपको यहाँ पे बताना है, नीचे आपको जो ऑप्शंस या फिर नेम्स प्रोवाइडेड हैं, इनमें से किसने सुजेस्ट किया था कि खर्चे के ऊपर भी टैक्स लगाना चाहिए। ठीक है, सुजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर, डाल्टन, कैल्डोर, मुसग्रेव, गौतम माथुर। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये सुजेस्ट किया था कैल्डोर ने। ठीक है, कैल्डोर सुजेस्टेड टैक्स ऑन एक्सपेंडिचर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 78 था। कैल्डोर आपने याद रखना है, कैल्डोर ने सुजेस्ट किया था कि एक्सपेंडिचर के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। इसके बाद बात आती है क्वेश्चन नंबर 79 की। इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, अगर हम अपने देश की नेशनल इनकम काउंट करने की बात करें, उसमें हम फॉलोइंग जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइडेड हैं, इनमें से किसको इंक्लूड करेंगे। हाउसवाइफ की जो सर्विस होगी उसे इंक्लूड करेंगे, पेंशन्स को इंक्लूड करेंगे, सर्विस ऑफ स्मगलर्स को इंक्लूड करेंगे, या फिर इनकम ऑफ ए वॉचमैन। बताइए दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हाउसवाइफ की इनकम को तो हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते हैं, पेंशन जो है उनको भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, सर्विस ऑफ स्मगलर्स इसको भी जो है हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, वेयर एज इनकम ऑफ वॉचमैन ये तो ठीक है क्लियरली जो है ये नेशनल इनकम में काउंट होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इनकम ऑफ वॉचमैन यहाँ के। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 80th। ठीक है, 80th क्वेश्चन में पूछा गया, दलाल स्ट्रीट इज लोकेटेड इन। दलाल स्ट्रीट कहाँ पे लोकेटेड है, न्यूयॉर्क, दिल्ली, कोलकाता या फिर मुंबई। तो दोस्तों दलाल स्ट्रीट काफ़ी फेमस है, होप आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा। यहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और भी काफ़ी सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वहाँ पर है। ठीक है, तो वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे है गाइस, आप सब जानते हैं मुंबई में है। तो मुंबई जहाँ पर भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है या फिर उसके साथ ही जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सब जो है दलाल स्ट्रीट कहलाते हैं इकट्ठे। ठीक है, यानी कि सिंपल आपने याद रखना है कि जहाँ पर BSE है यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पर दलाल स्ट्रीट लोकेटेड है, तो वो कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80th। होप आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बाकी जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए और टोटल हमारे क्वेश्चन अब तक हो गए हैं 80। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर भी ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर से हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा गाइस। और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी सभी जो भी हम PDFs आपको लेक्चर्स की प्रोवाइड करते हैं वहाँ से आप ले पाएँ। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।